रेडियस क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और a/3, जहां a क्या होता है, a होता है मास नंबर और r0 एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू लगभग 1.2 फेम्टोमीटर या फर्मी होता है। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे हमें क्या आ गया, हमें आ गया रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर टू द पावर 1/3। करेक्ट, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि रेडियस ऑफ टेलुरियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल टू द मास नंबर ऑफ टेलुरियम। टेलुरियम का मास नंबर है 125 और एल्यूमिनियम का मास नंबर है 27, तो इसका हो जाएगा टू द पावर 1/3। करेक्ट, अब आपको डेटा भी इतना अच्छा दिया है कि आपको इसमें क्यूब रूट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 125 का क्यूब रूट होगा 5 और 27 का क्यूब रूट होगा 3, यानी कि रेडियस ऑफ टेलुरियम न्यूक्लियस कितना आ गया, 5/3 इंटू एल्यूमिनियम का रेडियस हमें दिया हुआ है 3.6 फर्मी, यानी कि ये हो गया 1.2, 1.2 इंटू 5 इज 6, यानी कि 6 फर्मी आ गया हमारा आंसर। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक्सप्रेशन पता है न्यूक्लियर रेडियस का तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो ये याद रखना जरूरी है। r इज इक्वल टू r0 इंटू a टू द पावर 1/3। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया डन। तो फटाफट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073 u and that of the neutron is 1.0087 u। u क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस इज, तो हमें हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है और मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दिया हुआ है 4.0015 u। ठीक है, तो याद कीजिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास एनर्जी इस याद। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये बहुत दूर दूर है। ठीक है, इनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। जब ये नजदीक आके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर इस न्यूक्लियस में उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी अगर सप्लाई की जाए तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दूर दूर हो जाएंगे। करेक्ट, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से है, तो मास डिफेक्ट की वजह से ये बाइंडिंग एनर्जी आती है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स का सारा मास लें, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सारा मास ले लें और आप फाइनली न्यूक्लियस का मास लें, तो आपको मिलेगा कि न्यूक्लियस का मास कॉन्स्टिट्यूएंट के मासेस से कम होता है। इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट एनर्जी में इस मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है जिसका इक्विवेलेंस हमें मिलता है E इज इक्वल टू mc² से। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें मास डिफेक्ट निकालना है और जो मास डिफेक्ट की इक्विवेलेंट एनर्जी होगी वही बाइंडिंग एनर्जी होगी। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं मास डिफेक्ट निकालना। मास डिफेक्ट कैसे निकालें, कॉन्स्टिट्यूएंट के पूरे मासेस लेने पड़ेंगे, यानी कि एक हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और इसे सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ऑलराइट, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, हमें दिया हुआ है 1.0087 प्लस मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया है 1.0073 माइनस 4.0015। ओके, अब आगे क्या करें, तो ऐड करते हैं 7 3 कितना 10 1 कैरी 8 8 16 102। ठीक है, इतना आ गया। अब फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 0 2 6 12 1 2 1 3 0 4। ठीक है, तो 4.0320, इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है 4.0015। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 5 5, 1 में से 1 0, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 0.0305। ठीक है, और ऑब्वियसली ये किस में है, एटॉमिक मास यूनिट में है। तो ये आ गया हमारा मास डिफेक्ट। ओके, अब क्या होता है, मास डिफेक्ट अगर हमें मिल गया तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू mc² से। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो हर बार E इज इक्वल टू mc² लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक एटॉमिक मास यूनिट का इक्विवेलेंट एनर्जी पता है तो आप सिंपली अपने मास डिफेक्ट को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 0.0305
मल्टीप्लाइड बाय 931.5 और इसका यूनिट क्या होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आपको आएगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप इतना कैलकुलेशन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस चैप्टर में स्पेशली जब बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट इनका क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन होता है। उस एग्जाम में आपको जाके चौंक नहीं जाना है कि अगर इतना कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन है थोड़ा, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके, इसके लिए आपको एग्जाम में रेडी रहना है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, क्या हमारे ऑप्शंस, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो क्लियर, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर, रिवाइज्ड, परफेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ न्यूक्लियस 220x at rest decays emitting an alpha particle. Okay, if the energy of the daughter nucleus is 0.2 mega electron volt, q value of the reaction is। ठीक है, तो अब याद कीजिए कि अल्फा डीके क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद अब याद कीजिए कि q वैल्यू क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस और q वैल्यू के बीच में कैसे एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। चलो इनफ हिंट दे दिया, अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। करते हैं। तो अल्फा डीके में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है ए एक्स जेड, यानी ये उसका मास नंबर है और जेड उसका एटॉमिक नंबर है, तो अगर वो अल्फा डिके करता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, तो क्या होता है, उसका जो मास नंबर है वो 4 से चेंज हो जाता है, यानी कि मास नंबर A-4 हो जाता है, और जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से कम हो जाता है, और हमें मिलता है एक हीलियम न्यूक्लियस। करेक्ट, और ऑब्वियसली कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ऑलराइट, तो ये होता है अल्फा डीके, यानी कि अगर हमें मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस पता है तो मास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, वो कितना होगा, हो जाएगा A-4। तो अब इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, 220x, एटॉमिक नंबर नहीं दिया है तो हम एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो सिर्फ मास नंबर पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और इस क्वेश्चन में काम भी मास नंबर का ही है। ओके, तो 220x अगर अल्फा डीके हो रहा है तो 216y बनेगा, ये है हमारा डॉटर न्यूक्लियस, और इस डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी दी हुई है प्लस 4 हीलियम। करेक्ट, ओके, तो क्या प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो जो भी एनर्जी रिलीज हुई, जो भी क्यू वैल्यू होगा इस रिएक्शन का, जो भी एनर्जी रिलीज हुई, वो कैसे मैनिफेस्ट करेगी, वो मैनिफेस्ट करेगी एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। करेक्ट, तो ये जो काइनेटिक, ये जो क्यू है, ठीक है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 ले लें और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर K2 ले लें, तो ये जो क्यू है ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा, ये मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि क्यू क्या होगा, क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस और हीलियम न्यूक्लियस की। करेक्ट, तो क्यू इज इक्वल टू K1 प्लस K2। क्लियर, ओके। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे था, इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस ने काम किया। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस तो इसके ऊपर काम नहीं किया, इंटरनल फोर्सेस ने काम किया, क्योंकि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो इंटरनल, वीक इंटरनल फोर्सेस के कारण होती है, तो वो हुआ, और उसके कारण ये जो अल्फा डीके है ये पॉसिबल हुआ, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम के ऊपर नहीं लग रहे थे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम जो दोनों का होगा वो इक्वल होगा, यानी कि डॉटर न्यूक्लियस और हीलियम दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, है कि नहीं, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2। ऑब्वियसली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इनिशियल मोमेंटम 0 था, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा, है कि नहीं। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m, यानी कि यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि मोमेंटम तो कांस्टेंट है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है दोनों पार्टिकल्स का, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, है कि नहीं। अब ये जो Q है ये K1 और K2 में डिवाइड होना है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, K1 इज इक्वल टू m2/m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई Q। सोच के बताइए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं।
बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। Q क्या है, K1 और K2 में डिवाइड होना है, और K क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो K1 को हम कैसे लिख सकते हैं, K1 को हम लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जीज क्या है, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस, यानी K1 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू Q, और यहां से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू K1 इनटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2। अब सिंपली क्या है, अब हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो Q कितना हो जाएगा, K1 का वैल्यू कितना दिया है हमें, K1 का वैल्यू हमें दिया है 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये रहा K1 का वैल्यू। फिर मास ऑफ m1 प्लस m2 यानी कि 216 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m2, m2 कितना है, m2 है 4। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, और 55 इंटू 2 कितना हो जाता है 110, तो ये आ जाएगा 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, इस क्वेश्चन के बारे में फिर सोचिए, एक बार रिवाइज कीजिए, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट, इस सॉल्यूशन को नोट भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ये है कि आप इस सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखिए और मेक श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है और आप ये सारी चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं, जो भी बातें हम कर पा रहे हैं, आप भूल तो नहीं गए, आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, कुछ नया सा तो नहीं लग रहा है। अगर ऐसा है तो आपको वापस एक बार थियरी रिवाइज करने की जरूरत है। ऑलराइट, तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, डन। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑलराइट, इसकी कहानी खत्म, तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ अ हेवी न्यूक्लियस हैज n/z रेशियो हायर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, देन it emits beta minus, it emits beta plus, it emits alpha particle, it will undergo k electron capture। ओके, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर आपको आता है आप फटाफट सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं पता है आपको तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए और फिर इसको डिस्कस करते हैं। अगर n/z रेशियो ज्यादा है, यानी कि न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन कम करना पड़ेगा और प्रोटॉन बढ़ाना पड़ेगा। और ये कौन कर सकता है, ये बीटा डीके कर सकता है, क्योंकि बीटा डीके में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो आता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा, n/z रेशियो कम हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इट एमिट्स बीटा माइनस डीके। ओके, अब इस क्वेश्चन में बीटा माइनस की बात की गई थी, बट आपको स्टेबिलिटी सबकी जाननी है कि किस अनस्टेबल कंडीशन में क्या एमिशन होता है। तो अल्फा डीके हो, आपका बीटा प्लस डीके हो, आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, ठीक है, या बीटा माइनस डीके हो, आपको सबका न्यूक्लियर रिएक्शन पता होना चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस रीजन से ये डीके होता है। ओके, तो अगर आपको वो चीजें याद नहीं है अभी के टाइम पे तो आपको वापस जाना चाहिए और इसको रिवाइज करना चाहिए। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता है कि मुझे ये याद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बीटा माइनस डीके क्यों होता है, बीटा प्लस डीके क्यों होता है, अल्फा डीके क्यों होता है, के कैप्चर क्यों होता है, ठीक है, और इनका न्यूक्लियर रिएक्शन और इनके क्यू वैल्यू का एक्सप्रेशन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस केस में आपको नहीं पता है तो वापस जाइए और इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, इस सेशन के बाद आप उसको पक्का रिवाइज कीजिएगा। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रेडियोएक्टिव डीके चेन 23290 थोरियम nucleus decays to 21282 lead nucleus. Let n alpha and n beta be the number of alpha and beta particles respectively emitted in this decay process. Which of the following statements is or are true? तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो हर एक ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा कि अल्फा डीके क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। +4 हीलियम 2, करेक्ट, ये होता है अल्फा डीके। यानी अल्फा डीके में क्या होता है, मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, करेक्ट। ओके, अब बीटा डीके में क्या होता है, अगर मेरे पास एक एलिमेंट है AXZ तो बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मास नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा AY
लेकिन ये हो जाएगा Z+1, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहा है, यानी मास नंबर 1 से बढ़ जाएगा, प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ओके, ये होता है बीटा डीके। यानी कि दोनों इक्वेशन को देख के ये समझ में आ रहा है कि मास नंबर का जो चेंज है वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल कर सकता है, सिर्फ अल्फा डीके के कारण मास नंबर में चेंज हो सकता है, बीटा के कारण वो चेंज नहीं हो सकता है। करेक्ट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो भी मास नंबर में चेंज हुआ है 232 से लेके 212, जो भी मास नंबर में चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ होगा? ऑब्वियसली अल्फा डीके के कारण हुआ होगा। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अल्फा डीके में कितना मास नंबर कम हो गया? 20 मास नंबर कम हो गया। और ये सारा का सारा मास नंबर जो कम हुआ है वो किसके कारण हुआ है? अल्फा डीके के कारण हुआ है। एक अल्फा डीके में कितना मास नंबर कम होता है? 4। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन अल्फा कितना हो जाएगा? 20/4 इज इक्वल टू 5। तो 5 अल्फा डीकेज हुए होंगे, गारंटी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। करेक्ट। ओके, अब अगर 5 अल्फा डीके हुए हैं तो एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाएगा? 10 से कम हो जाएगा। यानी कि 90th एटॉमिक नंबर कम कितना हो जाना चाहिए था? 10 से कम हो जाना चाहिए था, यानी कि 80 बचना चाहिए था, यानी कि एटॉमिक नंबर 80 होना चाहिए था। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में एटॉमिक नंबर कितना है? 82। ओके, अब ये जो 2 एटॉमिक नंबर एक्स्ट्रा हो गए वो किसके कारण हुए होंगे? ऑब्वियसली वो बीटा के कारण हुए होंगे, यानी कि एन बीटा कितना हो जाएगा? 82 माइनस 80 यानी कि 2। तो एन अल्फा कितना होगा? एन अल्फा होगा 5, एन बीटा कितना होगा? एन बीटा होगा 2। ओके, तो मैं कुछ सेकंड के लिए यहां रुक रहा हूं, अगर आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन चेक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ऑलराइट, डन। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए और सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑलराइट, तो ये हो गया डन। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द आइसोटोप 12b5 हैविंग मास 12.014 atomic mass unit undergoes beta decay to 12c6. Now 12c6 has an excited state of the nucleus 12c6 star. तो स्टार का मतलब है कि ये एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस है और इसकी एनर्जी कितनी है? 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट above its ground state. Now if 12b5 decays to 12c6 star, the maximum kinetic energy of the beta particle in the units of mega electron volt will be. ये हमें निकालना है। एक एटॉमिक मास यूनिट हमें पता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। डीके हुआ है, बीटा डीके से कुछ एनर्जी निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये जो बीटा पार्टिकल है इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कहां से? ऑब्वियसली इस क्यू वैल्यू का ही कुछ पार्ट जो है वो बीटा डीके को या बीटा पार्टिकल को एनर्जी देगा। करेक्ट, इसका मतलब है सबसे पहले हमें तो क्यू वैल्यू निकाल लेना चाहिए। तो बीटा डीके का इक्वेशन क्या होता है? 12b5 और ये बन जाएगा 12c6, और ये किसमें है? एक्साइटेड स्टेट में है, प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, अब एक बीटा डीके का क्यू वैल्यू कितना होता है? एक बीटा डीके का क्यू वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ओके, क्यू वैल्यू क्या होता है? मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, माइनस द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स और मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है क्यू वैल्यू। बट आप हर बार इसको डिराइव नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप इसको डिराइव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको ये याद होना चाहिए, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। अल्फा डीके के लिए, बीटा डीके के लिए, बीटा प्लस डीके के लिए, के कैप्चर के लिए, सबके लिए आपको क्यू वैल्यू क्या होता है वो याद रहना चाहिए। ओके, तो अब इसका क्यू वैल्यू हम लिखेंगे। अब क्योंकि मुझे याद है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि जो क्यू वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मास ऑफ 12b5 माइनस मास ऑफ 12c6 स्टार, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमारे जो मासेस होंगे वो किस में होंगे? एटॉमिक मास यूनिट में होंगे, यानी कि 931.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। करेक्ट, ठीक है, तो सिंपली मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन के मासेस कैंसिल हो जाते हैं, बट हर केस में इलेक्ट्रॉन के मास कैंसिल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए वापस जाइएगा और इसको रिवाइज पक्का कीजिएगा। ओके, चलिए, अब मास ऑफ बोरॉन मुझे दिया हुआ है कितना? 4 नहीं, मुझे मास दिया हुआ है 12.014, और मास ऑफ कार्बन कितना होगा? मास ऑफ कार्बन तो हमें दिया नहीं है, तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा? कैसे निकालेंगे मास ऑफ कार्बन? तो
एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ही आती है कार्बन एटम से। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो डेफिनेशन ही 1 एटॉमिक मास यूनिट की आती है कार्बन एटम से, ठीक है। यानी कि 12 कार्बन का मास कितना होगा? ऑब्वियसली इसका मास होगा 12 AMU, है कि नहीं? इसीलिए हमें क्वेश्चन में इसको दिया हुआ नहीं है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 931.5 से, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.014 मल्टीप्लाइड बाई 931.5, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई आपके पास दूसरा इलाज नहीं है इसका। ओके, सो 4 5 कितना? 20, 4 1 6, 4 3 12, 4 9 36 37, फिर 5 1 3 9, ओके, 0 6 5 11, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 13। 4 जीरोज है हमारे पास, तो 13.0410, 13.0410, ठीक है। आखिरी का जीरो छोड़ भी सकते हैं। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी होगी क्यू वैल्यू, ठीक है। कितनी है इसकी एनर्जी, या कितनी एनर्जी रिलीज हुई? ये क्यू वैल्यू है 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। डीके किया और ये बन गया 12C6, किसमें? एक्साइटेड स्टेट में, फिर बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो। अब जो क्यू वैल्यू है इस रिएक्शन का, ये 13 पॉइंट कितना 041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन है, ठीक है, इसको एनर्जी कहां से मिलेगी? इसको एनर्जी क्यू वैल्यू से ही मिलेगी। और ये जो बीटा माइनस का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहां से मिलेगी? वो भी क्यू वैल्यू से ही मिलेगी, ठीक है। तो अपना जो कार्बन एटम है, सॉरी जो कार्बन न्यूक्लियस है, ये तो एक्साइटेड स्टेट में है, ये तो इसकी एनर्जी तो 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ही, ठीक है। तो इसमें कोई नेगोशिएशन हो नहीं सकता, इसके पास इतनी एनर्जी है। तो इसके पास इतनी एनर्जी कहां से आई होगी? इसके पास इतनी एनर्जी क्यू वैल्यू से ही आई होगी। यानी कि बची हुई एनर्जी कितनी है? बची हुई एनर्जी कितनी है? बची हुई एनर्जी है 13.041 माइनस 4.041, यानी कि 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बची हुई एनर्जी है। अब ये बची हुई एनर्जी किसमें जाएगी? ये बची हुई एनर्जी बीटा माइनस के काइनेटिक एनर्जी में जा सकती है, या कार्बन न्यूक्लियस के काइनेटिक एनर्जी में भी जा सकती है। तो ये कहीं भी एनर्जी जा सकती है। लेकिन बीटा माइनस की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? कि अगर पूरा का पूरा ये 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस बीटा माइनस को काइनेटिक एनर्जी दे, तो वो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, है कि नहीं? यानी कि आंसर हमारे सामने आ गया कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है बीटा पार्टिकल की, वो हो सकती है 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इतनी ही एनर्जी बची है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग उसका एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। करेक्ट, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट, तो आई होप ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगेन मैं कुछ टाइम आपको दे रहा हूं कि इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑलराइट, डन। तो अगर ये हो गया खत्म, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर लैबोरेटरी resulted in deposition of a certain amount of radioactive material of half-life 18 days inside the laboratory. Tests revealed that the radiation was 64 times more than the permissible level required for safe operation of the laboratory. What is the number of days after which the laboratory can be considered safe for use? ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रिकॉल कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। मतलब क्या होता है? एक्टिविटी हाफ हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि एक्टिविटी 1 थी स्टार्टिंग में, ठीक है, एक्टिविटी अगर 1 थी, तो एक हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? हाफ। नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी क्या हो जाएगी? उसकी हाफ। नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी उसकी हाफ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। यहाँ n क्या है? n इज t डिवाइडेड बाई t हाफ, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। करेक्ट, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से ही हम ये डिराइव करते हैं। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है। इसको लिखने का बस एक अलग तरीका है, कभी कभी जो ज्यादा अच्छे से काम कर जाता है। ओके, तो ए क्या है? ए है अभी की एक्टिविटी,
दिस इज इक्वल टू ए नॉट मतलब इनिशियल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर एन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, होता है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। करेक्ट। ओके, तो हमें क्या पता चला है कि अभी जो एक्टिविटी है, मान लेते हैं कि अभी की एक्टिविटी परमिसिबल लेवल की एक्टिविटी है, ठीक है, अभी मतलब सेफ ऑपरेशन लैबोरेटरी में हो सकता है, तो अभी की जो एक्टिविटी है वो सेफ लेवल है, तो ये हो गया ए। तो जो इनिशियल एक्टिविटी थी वो कितनी थी? वो थी 64 टाइम्स दैट ऑफ द सेफ लेवल, यानी कि इनिशियल एक्टिविटी थी 64a डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, यानी कि यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल है, n का वैल्यू यहां से 6 आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ, यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ कितना है? 18, यानी कि 6 8 48, 4 6 1 6 10 108 डेज, यानी कि कितनी हाफ लाइफ इलैप्स होना चाहिए ताकि रेडियो एक्टिविटी जो है इतनी कम हो जाए कि सेफ ऑपरेशन हो सकता है? 6 हाफ लाइफ की जरूरत है, ठीक है, और हर एक हाफ लाइफ का वैल्यू कितना है? 18 डेज, यानी कि 6 हाफ लाइफ मतलब 6 इंटू 18 डेज, यानी कि 108 डेज। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया 108, बट मैं पीछे जा रहा हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़ी देर यहां रुक रहा हूं। तो ऑप्शन चेक कर लिया हमने, ऑप्शन सी 108, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। A radioactive nucleus A with a half-life T decays into a nucleus B. At T is equal to 0, there is no nucleus of B. At some time T, the ratio of the number of B to that. अटेम्प्ट कीजिए, ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको ही पता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पे है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसका डिस्कस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके बताता है कि n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n क्या है? अभी, एट टाइम t, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। n नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। लैम्डा क्या है? लैम्डा है डिके कांस्टेंट, t ऑब्वियसली है टाइम। ओके, यानी कि अभी a के कितने न्यूक्लियाई बचे हैं? ठीक है, मान लेते हैं a के पहले n नॉट न्यूक्लियाई थे, a कन्वर्ट हो रहा है b में, तो मान लेते हैं कि इनिशियली a के n नॉट न्यूक्लियाई थे। इसका मतलब क्या है कि a के कितने न्यूक्लियाई बचे? a के न्यूक्लियाई बचे n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अभी के टाइम में a के कितने न्यूक्लियाई हैं? n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। करेक्ट। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि a b में डीके हो रहा है, b पहले से तो नहीं था, तो अभी b के कितने न्यूक्लियाई होंगे? ओके, इस टाइम पे b के कितने न्यूक्लियाई होंगे? जितने a के डिके हुए होंगे, है कि नहीं? a डिके होगा, b बनेगा, तो जितना a डिके होगा उतना b बनेगा, पहले से तो b नहीं है, तो अभी b के कितने न्यूक्लियाई हैं? अभी b के उतने न्यूक्लियाई हैं जितने a के डिसइंटीग्रेट हुए हैं। तो a के कितने डिसइंटीग्रेट हुए हैं? पहले थे n नॉट, अभी बचे हैं n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि इतने डिसइंटीग्रेट हो गए। करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है b और a का रेशियो, यानी कि nb अपॉन na कितना हो जाएगा? ये है nb, ये है na, तो कितना बचेगा हमें? ये हमें बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। करेक्ट। ओके, तो nb अपॉन na हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.3। ऑलराइट, तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.3। अब अगर दोनों साइड ln ले लें तो हमें मिलेगा लैम्डा टी इज इक्वल टू ln, सॉरी मैंने कुछ गलती की, एक्सट्रीमली सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मैंने, आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर डिवाइड करते हैं ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी से, तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0.3। 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाए तो ये बन जाएगा ई टू द पावर लैम्डा टी, और 1 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.3। अब दोनों साइड ln ले लेते हैं, यानी कि ये बन जाएगा लैम्डा टी इज इक्वल टू ln 1.3। ओके, यानी कि t का वैल्यू आ गया, बट लैम्डा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो लैम्डा को कैपिटल टी यानी कि हाफ लाइफ के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट उससे पहले आप ये फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे का कैलकुलेशन तुरंत निपटाते हैं। ऑलराइट, डन। ठीक है, तो t का वैल्यू कितना आ गया? ln 1.3 डिवाइडेड बाई लैम्डा। t है ln 1.3 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और t हाफ और लैम्डा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? लैम्डा इज इक्वल टू ln 2 डिवाइडेड बाई t हाफ। ठीक है, t हाफ यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? कैपिटल T दिया हुआ है, तो लैम्डा इज ln 2 डिवाइडेड बाई t हाफ, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा ln 1.3 डिवाइडेड बाई ln 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल T, यानी कि ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बेसिक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके पे। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाने चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया क्लियर। तो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया डन। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। टू डिटरमिन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अ स्टूडेंट प्लॉट्स अ ग्राफ ऑफ ln dNt by dt versus t. Here dNt by dt is the rate of radioactive decay at time t. If the number of अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से पढ़िए, एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद फिर इसका डिस्कशन करेंगे। आता है कि माइनस dn by dt, ठीक है, माइनस dn by dt क्या होता है? रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये होता है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट टाइम, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है लैम्डा, यानी कि डीके कांस्टेंट, यानी कि माइनस dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा n। ये है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब हमारे पास LHS में तो dn by dt है, लेकिन RHS में हमें t चाहिए, यानी कि ये एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा, हमें इस n को रिप्लेस करके t लाना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि माइनस dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, लैम्डा नहीं, n की जगह हम क्या लिख सकते हैं? n की जगह हम लिख सकते हैं n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है कि नहीं? ओके, अब क्या करें? अब मॉड ले लेते हैं, यानी कि हो जाएगा मॉड ऑफ dn by dt, और RHS पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि RHS ऑलरेडी पॉजिटिव है, लैम्डा पॉजिटिव क्वांटिटी है, n नॉट पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, यानी कि मॉड ऑफ dn by dt इज इक्वल टू लैम्डा n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब क्या करें? अब लॉग ले लेते हैं, यानी कि हमने ले लिया ln dn by dt का मॉड, तो ये कितना हो जाएगा? तो ln a इंटू बी है, यानी कि हो जाएगा ln a इंटू बी, ln a प्लस ln b, ये हो जाएगा ln लैम्डा n नॉट, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी। ओके, तो अब जो ये इक्वेशन आया, इसका ग्राफ कैसा होगा? ये क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि अब ln dn by dt और t के बीच में हमें ग्राफ मिल गया। और ये ग्राफ देख के कैसा पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नेगेटिव स्लोप है, और यहां पे भी हमें क्या दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका नेगेटिव स्लोप है, यानी कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है उसका इक्वेशन हमें पता चल गया, है कि नहीं? करेक्ट। अगर ये इक्वेशन हमें पता चल गया, यानी कि अगर इसके मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप निकालें तो क्या मिलेगा हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या है? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। अब स्लोप नेगेटिव है, वो हमें समझ में आ रहा है, तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखें तो वो क्या दे देगा हमें? वो हमें दे देगा लैम्डा, है कि नहीं? यानी कि हमें दो ऐसे पॉइंट चाहिए जिसको यूज करके हम मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप निकाल सकते हैं। तो दो ऐसे पॉइंट चाहिए जहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें क्लियरली दिखे। तो एक पॉइंट तो ये दिख रहा है और दूसरा पॉइंट मुझे ये दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस में कितने का चेंज आया है? 1 का चेंज आया है, और एक्स एक्सिस में कितने का चेंज आया है? 2 का चेंज आया है। यानी कि लैम्डा जो होगा, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप है इस लाइन का, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 पर ईयर। ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा? पर ईयर। करेक्ट, तो लैम्डा का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसको यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। इसके आगे का डिस्कशन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बट इसको पहले आप नोट कर लीजिए। हमें क्या पता है? हमें पता है अभी जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो क्या होता है? n नॉट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, ये तो पता ही है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो डिक्रीज कर गए बाय अ फैक्टर ऑफ p। तो पहले n नॉट थे, अभी कितने हो गए? अभी हो गए p। यानी कि इसका सिंपली मतलब है कि p इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और हमें n का वैल्यू निकालना है। और n क्या होता है? n होता है t डिवाइडेड बाय t हाफ। ओके, तो t का वैल्यू कितना होता है? t का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4.16 ईयर्स, यहाँ पे हमें t का वैल्यू दिया हुआ है। t हाफ कितना हो जाता है? t हाफ हो जाता है ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। t हाफ हो जाता है ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, है कि नहीं? तो t हाफ को हम क्या लिख लेंगे? ln2 यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि ऊपर लैम्डा चला जाएगा और ये बन जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.08 डिवाइडेड बाय 2.693। अगर इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 2.08 को लगभग 2.1 लिख सकते हैं, और 0.693 को लगभग 0.7 लिख सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली p का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू कितना आ गया? 3, यानी कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 3, यानी कि 8। आई बात समझ में?
ठीक है, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या थी, लैम्डा का वैल्यू निकालना। जब लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया हमने, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ यूज करके हमें n का वैल्यू निकाल लेना है, और फिर p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n। करेक्ट। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, बट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सेट्रा, सारे 6 एलिमेंट्स के लिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डेटा दिया हुआ है। ओके, अब इनमें से पूछ रहा है कि इन 4 न्यूक्लियर रिएक्शंस में कौन सा पॉसिबल है। A प्लस बी गिव्स C प्लस एप्सिलन, C गिव्स A प्लस B प्लस एप्सिलन, यानी कि उसका उल्टा। D प्लस E गिव्स F प्लस एप्सिलन, और F गिव्स D प्लस E प्लस एप्सिलन, where epsilon is the energy released। ठीक है, which of the reactions is E positive, यानी कि बेसिकली पूछ रहा है कि इनमें से किस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, किस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा, क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ता है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो